खुद के अंदर से बदलाव करें और बाहर खुद ही अपनी जगह पर आ जाएगा। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य गतिविधियों के साथ। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। आपातकाल का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। उपराष्ट्रपति ने आपातकाल को बताया भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। बिहार के मुजफ्फरपुर में ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा 25 जून को मनाए जाने वाले संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर। नई शिक्षा नीति की विचार मंथन राष्ट्र और चरित्र निर्माण को देती है बढ़ावा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख किया दुनिया के सामने साफ। प्रधानमंत्री ने कहा भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है सुरक्षित। देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को किया संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर। नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। विश्वविद्यालय के शिक्षकों से करेंगे बातचीत। 27 जून को शेरवुड स्कूल में छात्रों को करेंगे संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए संस्थागत तालमेल, वित्तीय जवाबदेही और प्रौद्योगिकी संचालित शासन पर दिया जोर। कहा संसदीय समितियों की रिपोर्ट को रचनात्मक तरीके से ले सरकारें। संसद की प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान को कुचलने की घटनाओं की याद दिलाता है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए लोगों को आपातकाल के काले दौर की याद दिलाई जाएगी। आज इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने आपातकाल की यातनाएं सही थीं, जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला समय था। आज के दिन उन सभी लोगों के योगदान को भी याद किया जाता है जिन्होंने आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। लेकिन आजाद भारत में आपातकाल को याद करते ही आज भी देशवासियों की रूह कांप उठती है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से इमरजेंसी लगाकर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सलाखों के पीछे डाल दिया था। आपातकाल से पहले ही इंदिरा गांधी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून लागू कर चुकी थी, जिसके तहत सरकार बिना वारंट के किसी को भी कभी भी कहीं से भी पकड़कर जेल में डाल सकती थी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने मीसा कानून का इस्तेमाल विपक्ष को समाप्त करने के लिए किया था। आपातकाल के दौरान विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे दिग्गज नेताओं को जेलों में डालकर जनता के विरोध को दबाने का प्रयास किया गया। 1,40,000 से अधिक लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के महीनों तक जेल में यातनाएं सहनी पड़ी थी। इमरजेंसी के दौरान हिरासत में लिए गए 22 लोगों की जान भी चली गई थी। नेताओं के साथ कालकोठरी में बंद होने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक और असहमति व्यक्त करने वाले आम नागरिक भी शामिल थे। 21 महीनों के आपातकाल में पूरा देश जेल में तब्दील हो गया था। उस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में 1273 कैदियों को रखा जा सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने करीब 4000 राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार करवाकर तिहाड़ भेज दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट
ने इंदिरा गांधी के करीबी नवीन चावला को बताया कि जेल में नए कैदियों के लिए जगह नहीं है। तब चावला ने आदेश दिया कि नए कैदियों के लिए कच्ची छत वाले बैरक बनाओ, जहां इन लोगों को गर्मी में सेंका जा सके। वहीं कुछ कैदियों को तो पागलों के कमरों में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने 21 महीनों की इमरजेंसी में जो तानाशाही की मिसाल कायम की, उसे देश न कभी भूला था और न ही कभी भूल पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को अन्याय काल बताया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के खिलाफ जारी संघर्ष ने ही लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखा है। आपातकाल की 50वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तब ये सवाल उठे कि 50 साल पहले हुई किसी घटना पर बात करके आज क्या हासिल होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय इसलिए लिया ताकि देश की चिर स्मृति में ये बना रहे कि जब कोई सरकार तानाशाह बनती है तो देश को कैसे भयानक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती गांधी ने संविधान में इतने बदलाव किए कि इसको मिनी संविधान बताया गया। प्रीएम्बल बदल दिया, आर्टिकल 14 बदल दिया गया, 7th शेड्यूल बदल दिया गया, 40 अलग अलग क्लॉज बदल दिए गए, नए अनुच्छेद डाले गए, नए खंड डाले गए और 42वां संविधान संशोधन इसने तो इंतहाई कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दिया और न्यायपालिका क्षुब्ध हो गई, क्योंकि न्यायपालिका में न्याय देने वाले पहले ही अपने अनुकूल बनाकर रखे हुए थे और संशोधन के 59वें खंड ने अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी छीन लेने का काम किया, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि ये समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय आपातकाल को कोई पसंद नहीं करता था सिवाय तानाशाहों और उस छोटे से संकुचित समूह के जिन्हें फायदा हुआ था। देश के युवाओं को कभी भी 1975 की तानाशाही को नहीं भूलना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश के बहुदलीय लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की साजिश ही आपातकाल थी। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीतिक मतभिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंदकर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं को। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25 जून को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि 1975 में इसी दिन आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की गई थी। 25 जून आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दिया। उसकी जागृति कहां से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की। संपूर्ण क्रांति
मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है। जब ये तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज एन ओकेजन फॉर यू टू नो अबाउट द barbarity committed during emergency, the darkest period of Indian history, and we must pay tribute to such glorious figures like Jayaprakash Narayan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रामगुलाम को जल्द ही भारत आने का न्योता दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से बात करके खुशी हुई। हमने भारत मॉरिशस संवर्धित रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय विकास को और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन महासागर और पड़ोसी पहले नीति के लिहाज से मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है और उनकी सरकार राष्ट्रीय हित में जो भी कदम उचित हो उठाती है। आध्यात्मिक संत और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित हथियारों ने संघर्ष के दौरान अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने दिखाया कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, उद्योग, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इनसे समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पहले की तुलना में अधिक संख्या में IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान खोले गए हैं। साथियों, श्री नारायण गुरु कहते थे, विद्या कौन
प्रबुद्धर आऊ का संगठना कोण शक्तर आऊ का प्रयत्नम कोण संपन्नार आऊ का, यानी एनलाइनमेंट थ्रू एजुकेशन, स्ट्रेंथ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री। उन्होंने खुद भी इस विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव रखी थी। शिवगिरी में ही गुरुजी ने शारदा मठ की स्थापना की थी। मां सरस्वती को समर्पित यह मठ, इसका संदेश है कि शिक्षा ही वंचितों के लिए उत्थान और मुक्ति का माध्यम बनेगी। मुझे खुशी है कि गुरुदेव के उन प्रयासों का आज भी लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कितने ही शहरों में गुरुदेव सेंटर्स और श्री नारायण कल्चरल मिशन मानव हित में काम कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा, संगठन और औद्योगिक प्रगति से समाज कल्याण के इस विजन की स्पष्ट छाप आज हम देश की नीतियों और निर्णयों में भी देख सकते हैं। हमने इनके दशक बाद, इतने दशक बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी न केवल शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाती है, बल्कि मातृभाषा में पढ़ाई को भी बढ़ावा देती है। इसका सबसे बड़ा लाभ पिछड़े और वंचित तबके को ही हो रहा है। साथियों, हमने पिछले एक दशक में देश में इतनी बड़ी संख्या में नई आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान खोले हैं, जितने आजादी के बाद 60 वर्षों में नहीं खुले थे। इसके कारण आज उच्च शिक्षा में गरीब और वंचित युवाओं के लिए नए अवसर खुले हैं। बीते 10 साल में आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय स्कूल खोले गए हैं। जो जनजातीय समाज कई पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित थे, उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिहार की गौरवशाली ऐतिहासिक, बौद्धिक और संवैधानिक विरासत को स्मरण किया और कहा कि केवल एक राज्य नहीं, ये भारत की आत्मा है, जहां बुद्ध और महावीर का बोध, चंपारण का प्रतिरोध और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान निर्माण सभी की धरातल पर मिलते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिहार प्राचीन समय में वैश्विक शिक्षा का केंद्र था। नालंदा, विक्रमशिला और उदांतपुरी ये केवल विश्वविद्यालय नहीं थे, सभ्यता थे। ये तीनों संस्थान हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे कि हम कहां थे और हमें कहां पहुंचना है। of education, constellation of great universities, नालंदा 5वीं शताब्दी में और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। 800 साल पहले तक जब वो उत्पात नहीं हुआ, तांडव नृत्य नहीं हुआ, तब तक नालंदा में चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, सेंट्रल एशिया से लोग आते थे। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक। वो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था, नालंदा वो सिविलाइजेशन इटसेल्फ। और इसी के साथ विक्रमशिला 8वीं शताब्दी में कॉटन इलस्ट्रेशन, मैं बता सकता हूँ अनगिनत संस्थाएं हैं। उदांतपुरी भी उसी काल के अंदर हुई, पर नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी ये 3 मूर्ति हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। They will always be beacon of light to us कि हम कहाँ थे और हमें अब कहाँ जाना है। सुखद विषय है, उसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
आज के दिन लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अरे सबको एक साथ मिला लो तो भी नालंदा का मुकाबला नहीं होता है। राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बिहार की भूमि वो प्रेरणा का स्रोत है जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। यही भूमि है जहां महावीर को आत्मिक जागरण हुआ। यही भूमि भारत की दार्शनिक नींव का जन्मस्थल है। हम अक्सर दिमाग की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं, पर हमें आत्मा की भी सुननी पड़ती है। और बिहार की भूमि इसके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये वो भूमि है जहां बुद्धिज्म पनपा। ये वो भूमि है where Buddha got under Buddha tree enlightenment। ये वो भूमि है जहां जैनिज्म, लॉर्ड महावीर found spiritual awakening। बिहार is the birthplace of philosophical foundations of भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ये चरित्र निर्माण करती है, हमें जीवन मूल्यों से जोड़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कुशल पेशेवरों, संतुष्ट नागरिकों, रोजगार उत्पन्न करने वालों, ज्ञानी मानवों को तैयार करना और एक ऐसा भारत बनाना जो वास्तव में हमारे सामूहिक सपनों का प्रतिबिंब हो। बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है? सा विद्या ये विमुक्ते। नॉलेज मीन्स इट इज अ पैसेज टू लिबरेशन। आवर ट्रेडिशन प्रमोट्स क्लैरिटी, करेज एंड कंपैशन। हमारे देश में शिक्षा हमेशा वैल्यू बेस्ड रही है। कभी भी किसी भी कालखंड में शिक्षा का न तो कमर्शलाइजेशन हुआ न कमोडिफिकेशन हुआ। हमारा जो शिक्षा का सिद्धांत है वो चरित्र निर्माण करता है, वो हमें मूल्य प्रदान करता है, वो हमें वो ज्ञान देता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आई ग्रेटली अप्रिशिएट द थीम टुडे, इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए चिंतन, मंथन और दर्शन का अवसर है। द सब्जेक्ट बेस ह्यूज कॉन्टेम्पोरेनियस रेलेवेंस, इट इज नीड ऑफ द आवर। जब हम देखते हैं तो पता लगेगा द सब्जेक्ट इज ऑफ सेमिनल इंपॉर्टेंस, क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंस and will define our democracy and our development. National education policy, boys and girls, aims to nurture skilled professionals, thoughtful citizens, job creators, wise human beings, and a true reflection what we want in this nation. सामाजिक न्याय पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय केंद्र में मंत्री था जब मंडल आयोग लागू हुआ और आज जब मैं राज्यसभा का सभापति हूं, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना मेरे लिए गौरव की बात है। सामाजिक न्याय की नींव में बिहार का योगदान अमिट है। जब बात सामाजिक न्याय की आती है, बिहार को कैसे भूल सकते हैं? मंडल आयोग मेरा सौभाग्य था, मैं केंद्र में मंत्री था जब मंडल आयोग को लागू किया गया। मेरा परम सौभाग्य था कि आज मैं भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति हूं जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 जून 2025 तक उत्तराखंड के नैनीताल में 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोपहर लगभग 12 बजे आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। सत्ताईस जून को उपराष्ट्रपति शेरवुड महाविद्यालय के 156वें स्थापना समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति नैनीताल के राजभवन का भी दौरा करेंगे।
इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने संसदीय कामकाज में समितियों के महत्व को साझा किया। देखिए खास रिपोर्ट। हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है। भारत का संसदीय इतिहास, विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम की है। तो खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करें, उनके लिए उन्होंने दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। चीन के किंगदाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा राजनयिक संवाद होगा। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद सचिवों की 20वीं बैठक को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड छोड़ने और संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। एनएसए डोभाल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंक के ढांचे को नष्ट करने और सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए लिया गया गैर उकसाने वाला कदम था। टीआरएफ ने इस हमले में भारतीय और नेपाली नागरिकों के धर्म को आधार पर अलग अलग 26 लोगों की हत्या की। एनएसए ने कहा कि भारत को लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, आईएसआईएस और उनके सहयोगी संगठनों से बने यूएन द्वारा नामित आतंकी संगठनों से लगातार खतरा बना हुआ है, जिनका मुख्यालय पाकिस्तान में है, जिन्हें राज्यों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने एससीओ देशों से आग्रह किया कि वो आतंकवाद के हर रूप, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद को मानवता के विरुद्ध अपराध माने और उसके प्रायोजकों, आयोजकों, वित्तीय मददगारों और हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने में सहयोग करें। सितारे जमीन पर के एक्टर और प्रोड्यूसर आमिर खान ने राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आमिर खान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपनी फिल्म सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग भी रखी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में फिल्म सितारे जमीन पर की विशेष स्क्रीनिंग में भाग लिया। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता आमिर खान समेत फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। फिल्म सितारे जमीन पर विशेष रूप से उन व्यक्तियों की कहानियों को केंद्र में रखती है जो न्यूरो डाइवर्जेंट स्थितियों से जूझ रहे हैं। ये फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि समाज में विविधता, समानता और समावेश के महत्व को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है। और इसी के साथ फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।